Hello everyone, welcome to our channel Dream University, which is a platform to guide the students who aspire to go to various central universities like DU, JNU and all the others. Okay, so आज हम हिस्ट्री के लास्ट ईयर के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हुआ था 2022 में। आई मीन 2022 CUET जो हुआ था, जैसा कि आप सब लोग अभी जान गए होंगे ऑलरेडी। जहां तक है कि अभी सभी के लिए जो है थ्रू आउट जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सबके लिए एक ही एग्जाम हो रहा है कंपाइलेशन में। आई मीन फॉर एवरी सब्जेक्ट। लाइक हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए पूरा एक ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ड्यू का अलग होगा, जामिया का अलग होगा, जेएनयू का अलग एग्जाम होगा मास्टर्स के लिए। सपोज किसी को मास्टर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो वो एक ही एग्जाम है CUET, और उसमें आपके जो भी आप स्कोर करेंगे, जो भी आपका स्कोर कार्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट कर दिया जाएगा जो भी यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है। ओके, सो उसी के जो CUET का पेपर आया था उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। आई एम अ फैकल्टी हियर इन ड्रीम यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री। तो मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको बताऊंगी, उसको एनालाइज करूंगी, उसको डिस्कस करूंगी, which will be really helpful and boost up your preparation for the MA History entrance of all the central universities. I mean CUET 2023. Okay. इसमें जो है पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी आपका जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, ये बात तो सभी के लिए है, ठीक है। मेरे विचार से ये जो हिस्ट्री है, चाहे पॉल साइंस, आप किसी के लिए भी अप्लाई करें तो उसमें आपको 75 क्वेश्चन तो आपके कोर्स से आएंगे। जैसे अब ये हिस्ट्री का पेपर है, मैं ऑब्वियसली मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं हिस्ट्री में डील कर रही हूँ इस वक्त। तो ये जो पेपर है इसमें 75 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से है, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो मैथ से है, मतलब बहुत सिंपल मैथ जो होता है, नॉट वेरी हार्ड, और कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग से भी होंगे, है ना। तो आपको जनरल एप्टीट्यूड जो आपका बेसिकली होता है, रीजनिंग, थोड़ा सा मैथ्स, ना थोड़ा इंग्लिश ग्रामर पे, मतलब ऑब्वियसली नॉट ग्रामर कि भाई ये क्या नाउन है क्या है, बट या you have to apply all that. Suppose they'll give you a space and you have to fill the correct proposition and everything. Okay, so that was about the paper pattern. Okay, and these I will be dealing with these sole 75 questions because I am here to teach you history, to discuss about history, and I will be launching my batch. I mean the Dream University will launch my batch where I will be teaching history for the people who aspire to do history masters from any of the central university. तो उसके लिए सेम ही पेपर आना है, तो इस पेपर के लिए आपको पढ़ना है, और उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है लास्ट ईयर जो अभी तो एक ही हुआ है तो उसी को एनालाइज करना। ऑल राइट, ओके। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एंड स्टार्टिंग दिस डिस्कशन, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पे तो हम लोग फर्दर वीडियोस डालते ही रहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर ही रखा होगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। और इसके अलावा भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए है, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वो पर्टिकुलरली हिस्ट्री के लिए है। मास्टर्स जो लोग हिस्ट्री से करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, तो उसमें हमारे मतलब आई गेस 1000+ सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप उसको ज्वाइन करिए। उसमें हम सारी अपडेट्स देते हैं जो भी एंट्रेंस से रिलेटेड हो, या फिर किसी को भी कुछ भी मतलब क्वेरी हो, तो उसके लिए भी हम लोग हाँ वेबिनार्स कंडक्ट करवाते हैं। तो उसमें स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को कॉन्टैक्ट किया जाता है जो उस पर रजिस्टर करते हैं, और उसको रजिस्टर करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसके थ्रू आप गूगल फॉर्म भर दीजिए। तो जो भी हमारे वेबिनार्स इन चीजों को लेकर कंडक्ट किए जाएंगे, आपकी सारी क्वेरीज हम लोग लेते हैं उसमें, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये पर्टिकुलर में हिस्ट्री का है तो वो वहां पे हम लोग लेते हैं उन वेबिनार्स में। तो उनमें जाने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो जब भी कोई वेबिनार होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सेंड कर दी जाएगी कि लाइक उसका लिंक, जो भी हमारा वेबिनार होगा ऑन जूम और गूगल मीट और व्हाटएवर, as well as the time and the information will be transferred to you only if you register to be a part of those webinars. All right, so subscribe to the Telegram channel, fill that Google form, that will be really beneficial for you. We will take up all your queries and we are here to guide you people. Okay, so yeah, apart from this, one more important thing, this video will be about will deal with the first part of this paper. ये जो है जो मैं ये 75 क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के डिस्कस करने वाली हूँ, ये 2 पार्ट्स में करने वाली हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है,
बाकी के क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में दूंगी सारे डिस्कशन जो है। तो उसके लिए आप जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 2। ये वीडियो पार्ट 1 है जिसमें हाफ क्वेश्चंस हैं उन 75 में से, और बाकी के क्वेश्चंस जो है वो पार्ट 2 में होंगे। ओके, सो ये पूरा पेपर 2 पार्ट्स में मैं डिस्कस करूंगी। ऑलराइट, सो लेट मी बिगिन। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट assertion एंड रीजनिंग। आप सबको पता है कि assertion और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आते ही आते हैं। जब तक डीयूईटी होता था तब तक भी आते थे, अब सीयूईटी में भी आ रहे हैं। इस पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा, अब तक एक ही बार हुआ है तो आपको इसी से पता करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन सीयूईटी में आने हैं। इनसे आप एनालाइज करके जान पाएंगे कि किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक इसमें नहीं पूछे गए, जो क्वेश्चन जिन टॉपिक से नहीं पूछे गए वो आप पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन किन टॉपिक्स पे मेजर फोकस करना है और किन चीजों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, किनको अपने माइंड में रखना है, ये यही पेपर आपको बताएगा। क्योंकि अब तक जो है यही हुआ है, जो मेजर अभी के पैटर्न में जो सीयूईटी चल गया है, तो उसके लिए यही पेपर है। दैट इज इसको तो आप एक बार अच्छे से रीड खुद भी कर लीजिएगा, और ये डिस्कशन आपको और बेनिफिशियल लगा तो आप इसे फर्दर देखिएगा। ओके, फाइन। So let me read out the question. The king during later Vedic period performed various sacrifices and rituals. All these rituals and sacrifices impressed the people by demonstrating the power and the prestige of the king. ठीक है, तो इसमें यह है कि आप सबको पता है वैदिक पीरियड आप सबने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में। तो इसमें यह है कि जो किंग है वो सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, और वो क्यों करते थे? अपनी पावर बढ़ाने के लिए। भाई जितने ज्यादा सेक्रीफाइसेस वो परफॉर्म करेंगे, जितने ज्यादा रिचुअल सेरेमनीज वो परफॉर्म करेंगे, उतना ही ज्यादा उनकी लोगों में, मतलब एक तरीके से लेजिटिमाइज हो रहा है उनका जो रूल है, कि भाई लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, उनकी पावर इंक्रीज हो रही है, उनकी प्रेस्टीज इंक्रीज हो रही है। तो उसी के लिए वो होता था। जिसने भी वैदिक हिस्ट्री, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वैदिक पीरियड, उसको पता होगा कि लाइक ये बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, और इसी का इसका यही रीजन है क्यों परफॉर्म करेगा किंग sacrifices and rituals to increase and enhance his power and prestige and attain legitimacy of his. So both A and R are correct, and R is the correct explanation of A is the correct answer for this question. Next, yeah, हिंदी में भी आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, so don't worry. एनी मीडियम यू कैन चूज, बट वो स्टार्टिंग में आप मार्क कर दीजिएगा जो आपका पेपर शुरू होगा कि कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हैं, है ना। ये सारी जो बातें हैं, ये कि मतलब किस तरीके से क्या करना है, या पेपर जो है वो किस तरीके से आएगा, है ना, क्या क्या आपको लॉग इन करना होगा, ये सब भी हम लोग बताते हैं। तो वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, और जो वेबिनार्स होंगे ये सारी क्वेरीज उसमें सॉल्व होंगी, तो वो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी assertion और रीजनिंग का है। डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग द गॉड्स ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड वाज थ्रू द रेसिटेशन ऑफ प्रेयर्स। ठीक है, तो यही था। ठीक है, जो अर्ली वैदिक में, अर्ली वैदिक पीरियड में एक ही वेद है, मेनली ऋग्वेद। अपने लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया, जिसमें मैंने डीयूईटी का लास्ट जो डीयूईटी हुआ था उसमें मैंने डिस्कस किया था वो पूरा पेपर, मैंने 3 पार्ट्स में, तो आप वो भी देख सकते हैं। और द डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग द गॉड्स ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड तो ऋग्वेद है, बाकी अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है वो लेटर वैदिक पीरियड के वेद हैं, बाद में लिखे गए। सो उसमें शुरू में जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें रेसिटेशन ऑफ प्रेयर्स होता था, है ना, दैट इज गिवन ऑलरेडी ऋग्वेदा में है। देयर वर सेवरल हाइम्स दैट वर रिसाइटेड, है ना, in the praise of God. The Aryans worship God during early Vedic period for the spiritual upliftment. अब देखिए, जो spiritual upliftment वाली चीज है ना, बहुत modern phenomenon, मतलब थोड़ा सा not modern exactly, बट वो थोड़ा लेटर फिनोमिना है ना, कि भाई हमें मतलब हमारा जो है वो स्पिरिचुअली हम गॉड से ज्यादा कनेक्ट हो जाएं, या फिर हम लोग थोड़ा ज्यादा भक्ति में हम लोग थोड़े से ज्यादा ऊपर जाएं। तो वो नहीं था उनका, मेजर था अपनी पार बढ़ाना, अपनी सोशल स्टैंडिंग को थोड़ा इंक्रीज करना, है ना। दैट वाज द रीजन फॉर वर्शिपिंग द गॉड्स, एंड इट वाज ऑल अबाउट कैटल वेल्थ, है ना। कैटल वेल्थ होगी तो ही प्रेस्टीज बढ़ेगी, दैट्स व्हाट आई मीन। तो कैटल वेल्थ उनकी बढ़ जाए, या उनके पास इकोनॉमिक रीजंस के लिए, है ना। तो दे डिड नॉट वर्शिप अर्ली वैदिक, नॉट लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में जो लोग पूजा करते थे जिस तरीके से, तो वो मेनली कैटल वेल्थ के लिए होता था। कैटल वेल्थ से क्या होगा, आपका इकोनॉमिक आप स्टेबिलिटी आएगी, उससे आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी। तो मेजर वही रीजन है कि वो उसके लिए करते थे। तो क्या है कि assertion तो इसका सही है, इसका रीजन सही नहीं है। ओके, Moving forward, which of the following Tamil works highlight the importance of Jaina philosophy? Tamil works मैंने बहुत बार बताया है, और भी मैंने जो वीडियोस बनाए हैं डीयूईटी के ऊपर उसमें भी इस तरह क्वेश्चन थे।
कि तमिल संगम लिटरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा कोई बहुत हार्ड डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। थोड़े आपको नाम इनके अजीब लग सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि बहुत ही डिफरेंट हो गया बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बैरियर्स, बट इट्स नॉट वेरी हार्ड, आपको इतना आप पढ़ सकते हैं। तो जैना फिर जब आप जो भी सारे टेक्स्ट हैं लाइक मनिमकलाई हो गया, शिवागा चिंतामणि हो गया, शिलापतिकरम हो गया, तिरुकुरल, पट्टू पट्टू, देयर आर सो मेनी संगम लिटरेचर के टेक्स्ट, तो वो आपको सब पता होने चाहिए, और उनका मेन क्या है, और उनको लाइक इनका लिटरल मीनिंग क्या है ना, और ये किस पे बेस्ड है, मतलब बेसिकली क्या है, पोएट्री है, लव स्टोरी है, कोई एपिक है, क्या उसमें दर्शाया गया है, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपको हर एक के बारे में। तो इसमें क्या है, जो सही आंसर है, जेना फिलोसफी को किसने बताया है, ये शिवागा चिंतामणि। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, The earliest known dockyard has been discovered at, अब देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का है ये क्वेश्चन, आपको दिख गया होगा साइड से, कालीबंगन, लोथल, लंगपुर, सुरकोतड़ा। सो ये जो है मेनली जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है साइड से। तो अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं फॉर एंट्रेंस बेसिस, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है साइट्स पढ़ना। साइट्स में कौन सी साइट पे क्या मिला है, इसी ही पे क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। फिर भी कुछ और आ गया तो हद से हद इतना आ सकता है, उनका ब्रिक रेशियो कितना था, उनकी वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है, उनकी सील मेकिंग टेक्निक और उनकी फायर कंट्रोल टेक्निक, बस, ठीक है। मतलब जो टेक्निक यूज होती है बेसिकली, उन्होंने जो जो आर्ट एंड स्किल्स यूज करे, बस उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्या क्या है। उसके अलावा मेजर जो आता है क्वेश्चन वो आता है साइट से, तो आपको हर साइट पता होना चाहिए कि किस पे क्या मिला है, मोहनजोदारो में क्या मिला है, लोथल में क्या मिला है, हड़प्पा में क्या मिला है, कालीबंगन में क्या मिला है ना। तो थ्रू आउट जितनी भी साइट्स हैं उन सब में, चानुदारो में क्या मिला है ना, तो इसका आंसर है लोथल। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज लाइक द अर्लीस्ट डॉकयार्ड हैड बीन फाउंड इन लोथल। द टर्म यवनिका मेन, ठीक है, अब आप यवनाज का मतलब होता है फॉरेनर, फॉरेन, ठीक है, यवन प्रिया यानी समथिंग दैट इज डियरेस्ट टू द फॉरेनर, दैट वाज ब्लैक पेपर के लिए वो टर्म यूज होता था बिकॉज़ दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ब्लैक पेपर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, बट दिस इज the meaning of यवनिका is curtain, okay। तो ये जो टर्म एंड टर्मिनोलॉजी है इसको आप पढ़ें अच्छे से, एंशिएंट हिस्ट्री की उपिंदर सिंह में आपको मिल जाएगी। कंफ्यूज ना होए, इंपल्सिव ना होए कि यवन देख के सीधे फॉरेन से एसोसिएटेड जो भी है वो मार्क कर दिया। द करेक्ट आंसर इज कर्टेन, है ना। तो ये आपको पढ़ने हैं, और ऑब्वियसली जो बैच हमारा होगा उसमें मैं सारे टर्म्स स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगी और दूंगी कि जो आपको पता होने चाहिए, नेसेसरी फॉर स्कोरिंग गुड, बिकॉज ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सोचना नहीं है आपको, सिर्फ मार्क करने। कंटक शोधनास ऑफ द मॉडर्न पीरियड वन, अब ये देखिए कि हर एक पीरियड में, अब ये हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो गुप्ताज हो या फिर मौर्याज हो या प्री मौर्याज हो, तो जो भी है इनमें क्या है, एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टेन ब्रांचेस होती हैं कि भाई ये कोर्ट को क्या कहते हैं, या ये जो पुलिस का जो ऑफिसर्स को क्या कहते हैं, या ट्रेजरी को क्या बोलते हैं, जहाँ पे मनी इकट्ठा होता है या जहाँ से टैक्स कलेक्ट होकर रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से उन वेरियस ऑफिसर्स के नाम के लिए एक टर्म यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो कंटक शोधनास was a term used for criminal courts during modern period, है ना। तो ये जो नॉट मॉडर्न, सॉरी, मॉडर्न पीरियड, तो ये जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि लाइक ये टर्म किसके लिए यूज होता था उस पीरियड में, है ना। तो ये बहुत बेसिक और बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस ये भी है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं किस ऑफिस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फर्दर, ठीक है, ड्यूरिंग whose time did Huan विजिट कांचीपुरम, द कैपिटल ऑफ द पल्लवास। अब देखिए कैपिटल ऑफ द पल्लवास कौन से, जिनको नहीं पता है, वैसे तो पता ही होगा मोस्टली, जिन्होंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से करा उनको स्पेसिफिकली पता होगा कि जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसमें हम पल्लवास की बात करते हैं, चालुक्यास की बात करते हैं, है ना, और वर्धन के बारे में बात करते हैं, हर्षवर्धन के बारे में बेसिकली, है ना। तो उन वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, इससे मतलब इस क्वेश्चन से अब आप देख रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है उसका क्या बैकग्राउंड है, कौन से टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट है ना।
तो ये छोटी छोटी डायनेस्टी जो है नॉट वेरी स्मॉल, तो बट बहुत कम इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। मेजर गुप्ता और मौर्यास के बारे में दी जाती है व्हेन इट कम्स टू एंशिएंट हिस्ट्री, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस। तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत प्रिसाइज है और बहुत फैक्चुअल है। तो इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है ना। बहुत बेसिक मे बी 2-3 पेज की इंफॉर्मेशन होती है इनके जो भी मेजर रूलर्स रहे हैं उनके बारे में, लाइक नरसिम्हा वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 2, महेंद्र वर्मन 1, महेंद्र वर्मन 2, एंड देयर आर फ्यू मोर लाइक 5-6 हैं इसमें पल्लवास में। और उन्होंने मेजर क्या किया है, या उनको क्या टाइटल मिला है, या उन्होंने कोई ऐसी चीज कॉन्क्वेयर करी है जो इम्पोर्टेंट है, या कोई ऐसा टाउन या कोई भी जगह कॉन्क्वेयर करी है, या फिर उनके नेम में कोई मॉन्यूमेंट या कोई पिलर या कुछ इरेक्ट किया गया है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको याद रखनी है। थोड़ा सा इनके आर्किटेक्चर के बारे में आपको याद रखना है, इसके अलावा इनके बारे में ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो ट्रैवलर है, जो इंसान, ये किसके टाइम में आया था पल्लवास में। कांचीपुरम की कैपिटल है पल्लवास की। तो नरसिम्हा वर्मन 1 के टाइम में आया था। जब आप इनके बारे में जो भी 4-5 लाइन की इंफॉर्मेशन होगी, तो जो मेरे बैच में ऑफकोर्स मैं पढ़ाऊंगी, तो मैं आई विल बी गिविंग यू, तो उसमें ये होगा ही होगा कि लाइक किसके टाइम में ही विजिटेड। ओके, मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द अर्ली 6th century AD belongs to, अब ये देखिए अगेन मंदसौर में जो भी जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शन है, देयर आर समवेयर अ सोर्स टू स्टडी अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, है ना। तो जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, लाइक बेसनगर का भी है, तो वो सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शन, जितने भी पिलर्स इंपॉर्टेंट है, जितनी भी प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है ना, लाइक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। the Allahabad wala inscription. Okay, so Mandsaur pillar inscription, like similarly, was it belonged to Yashodharma. Which Gupta ruler has the maximum number of inscription? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ज्यादा इन रूलर के बारे में उतना नहीं पढ़ते, कुमार गुप्त है ये, कुमार गुप्त 1, लेकिन उनके उनके टाइम में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। तो हर रूलर के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट सम इंपॉर्टेंट रूलर्स लाइक समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, इनके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग हुज रेन ये इंडो पार्थियन किंग है, डिड सेंट थॉमस कम टू इंडिया? ठीक है, तो गोंडोफर्नेस। तो जो आप पोस्ट मौर्य पीरियड पढ़ेंगे उसमें बेसिक आप सबके बारे में पढ़ेंगे, तो उसी में आता है ये इंडो पार्थियन किंग, है ना, गोंडोफर्नेस के टाइम में सेंट थॉमस इंडिया आए। विच स्टेटमेंट अबाउट अजातशत्रु इज नॉट ट्रू? ठीक है, अजातशत्रु, ऑल ऑफ यू नो, इफ यू डोंट नो, प्री मॉडर्न पीरियड में जब जो है ये जो कैपिटल्स थी वेरियस जो महाजनपदास थी, है ना, द 16 महाजनपदास, उनमें जो मगध थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, अदर्स वर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें जो हरियाणा डायनेस्टी थी जो फाउंडेड बाय बिंबिसार, तो उनके बेटे थे, ये वाज अ सन ऑफ हिम एंड ही किल्ड हिज फादर टू कम टू द थ्रोन, है ना। तो उनके बारे में है ये। So is also known as Kunika. He next the kingdom. लिचित इनकी जो मदर है वो इस किंगडम से आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको फाइट किया, ऑलराइट, to conquer their territories. He was the last ruler of Haryana dynasty. The first Buddhist council was held during his reign. That's true. Okay. All these statements are जो भाई इनके बारे में आप पढ़ेंगे, और बुद्धिस्ट काउंसिल्स के जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल मेजर वाली शुरू में है, तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे, मतलब वो किस रूलर के अंडर हुई, कौन सा उनका डिसाइपल था जो उसमें इंपॉर्टेंट था, और उसमें क्या डिस्कस हुआ, मेजरली उसमें क्या डिमार्केशन हुआ, तो ये तो आप पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, तो उसके थ्रू भी आप ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत क्लियर है कि लाइक एनेक्स द किंगडम ऑफ लिच्छवीज, और ये भी है इंपॉर्टेंट। ये तो ऑब्वियसली आप किसी भी रूलर के बारे में पढ़ेंगे, मैंने पहले भी बताया है कि जो टाइटल है उनको दिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी है इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एलिमिनेशन से भी देखें तो भी सी पार्ट रॉन्ग है, and he was the last ruler of Haryana dynasty. He was not. अंगा महाजनपद was annexed to Magad by which of the following rulers? ठीक है, तो जो है अंगा जो महाजनपदा है, तो वो लाइक मगध को एनेक्स करी थी। मैंने बताया ना कि the base they set up for themselves, the Aryanas, was मगध, because मगध, we all know the importance of मगध, है ना, फॉरेस्ट है, बहुत नेचुरल बैरियर है ना, वाटर फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है
है ना। सो तो उन्होंने इसको जो है कॉन्क्वेर किया था, एनेक्स कर लिया था दूसरी एक महाजनपदा को, तो वो किसके टाइम में करा था, है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन। सो दिस हैपेंड एट द टाइम ऑफ बिम्बिसार, ओके, बिम्बिसार। डू नॉट कंफ्यूज, या डू नॉट कंफ्यूज बिम्बिसार विद बिंदुसार, ओके। बिंदुसार इज अ रूलर इन मौर्यन डायनेस्टी, है ना। और जो बिम्बिसारा है, BIMBI, that is the first ruler who founded the Aranaka dynasty and got control of Magad initially. Bindusar was later. He came after the founding of the Mauryan Empire by Chandragupta Maurya. उनके बाद he came up as a next ruler. Okay, so not confused with these. तो ये मैं बता रही हूँ आपको। तो बिम्बिसारा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, किस तरीके से उन्होंने क्या एनेक्स करा, क्या कॉन्क्वेयर करा। तो उसमें ही ये भी होगा कि लाइक अंग महाजनपदा वाज एनेक्स्ड बाय बिम्बिसार। एंड सिमिलरली अजातशत्रु के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, फिर नंदास के बारे में भी होगी, शुंगास उनसे पहले आते हैं, व्हिच द इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बहुत बेसिक होगा प्री मौर्यस के बारे में। तो वही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाई जाएगी, आई मीन उस बैच में जो मैं लेने वाली हूँ। बाकी भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बेसिक इन चीजों के बारे में आप पढ़ लीजिए। नंदास के बारे में पढ़ाई जाएगी, लाइक महापद्म नंदा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। विच राष्ट्रकूटा रूलर गॉट द कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट। अब देखिए जो अर्ली मिडिवल इंडिया है ना, जो मतलब एंशिएंट के बाद जो अर्ली मिडिवल इंडिया आता है, उसमें लाइक अगर आपने सतीश चंद्र भी पढ़ी है, बीइंग ग्रेजुएशन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो उसमें भी एक चैप्टर है थ्री एम्पायर्स, है ना, वो नॉर्थ इंडिया के जो 3 एम्पायर्स है, स्टोरी ऑफ 3 एम्पायर्स और समथिंग, दैट्स द नेम ऑफ, प्रोबेबली आसपास यही नाम है उस चैप्टर का, कि उसमें 3 एम्पायर्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन से एम्पायर्स थे वो? राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास एंड पालास। तो ये मेजरली अर्ली मिडिवल में थे, और इनके बारे में, इनके जो मेजर रूलर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको जैसे कि पोस्ट गुप्ता के बारे में बताया, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। कोई मेजर उन्होंने आर्किटेक्चर बिल्ड करा है तो वो पता होना चाहिए, मेजर उनका कोई एक्सपेडिशन रहा है, किसी के साथ टसल रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट वही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, सिंस दिस पेपर इज ऑप्शनल। तो जो राष्ट्रकूटास के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप कृष्णा वन के बारे में जरूर पढ़ेंगे। उन्होंने, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रिमार्केबल, कैलाशनाथ टेम्पल ही बिल्ड, रिमार्केबल अ जायंट टेम्पल, तो कृष्णा वन बिल्ड दिस टेम्पल, okay. So next question is assertion and reasoning. Zamindari settlement was also known, अभी देखिए modern history आ गया, Zamindari settlement was also known as the permanent settlement, that's true, ठीक है। सबको पता होगा, जैसे 12th क्लास में भी हिस्ट्री पढ़ी है तो उसको भी पता होगा, फर्स्ट पेज पे मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे जमींदारी सेटलमेंट was also known as permanent settlement. In this settlement, the rent to be paid by the peasants to the zamindar was fixed permanently. क्या ये रीजन है इसको permanent settlement कहने का? नहीं, ये रीजन नहीं है, क्योंकि कब हमेशा के लिए तो कभी भी जो है जो रेवेन्यू है वो सेटल नहीं होता था। It was changed by time to time, it was increased, it was reduced, or though very rarely reduced during the time of British India. Okay, तो ये जो है रीजन रॉन्ग है, assertion true है। हाँ, ओके। सो अब ये देखिए, मैच द फॉलोइंग आ गया। संथाल रेबेलियन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इंडिगो रिवॉल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, डेक्कन अपराइजिंग, पोल अपराइजिंग। तो ये सारी जो अपराइजिंग्स हैं ये प्री रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 एक टॉपिक है, उसके अंदर आती है, लेकिन कुछ उसके बाद भी है। तो अब एक है प्री रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 और एक अपराइजिंग्स है पोस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। मतलब 1857 रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ट्राइब्स ने, कुछ कम्युनिटी के लोगों ने, कुछ रीजन के लोगों ने अपने अपने तरीके से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में मतलब वॉइस रेज की थी। तो वो वेरियस अपराइजिंग्स का उनको नाम दिया गया है, और उनके बारे में आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। जो पोस्ट मतलब 1857 के बाद भी जो हुई है उनके बारे में कुछ, और जो उससे पहले हुई है वो भी, मतलब देयर आर अराउंड 10 12 मैक्सिमम 15 16 होंगी, दोनों प्री रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 भी और पोस्ट 1857 भी। तो उसमें इंडिगो रिवॉल्यूशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सांथाल रेबेलियन जो कि मतलब एक ट्राइब के लोग थे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल अपराइजिंग दैट अगेन वाज अ ट्राइबल वन। कोंड अपराइजिंग हो गया, है ना। मुंडा अपराइजिंग हो गया, ये प्री 1857 थे, है ना। डेक्कन अपराइजिंग, तो ये तरीके, ये सारी अपराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी मूवमेंट, आई टोल्ड इन माय लास्ट वीडियो,
ऑल्सो कि जब भी आप किसी अपराइजिंग, किसी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, किसी प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता होगा। तो अगर आप खुद भी सोचे तो आपको पता चल जाएगा, एक तो उसके डेट, ईयर, मतलब वही ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मेजर लीडर कौन कौन से इन्वॉल्व है ये इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन सा एरिया जो है जिसको टारगेट किया जा रहा है, ये कौन से एरिया के जो लोग हैं वो जो रिवोल्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन सा एरिया है। और दूसरा, आई मीन द लास्ट वन इज दैट what is their motive and what is the reason they are protesting or uprising against the government। ठीक है, तो उसका जो रीजन है वो, ठीक है, क्या एम वो अचीव करना चाहते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये 4-5 चीजें आपको मेजर मेजर पता होनी चाहिए। चाहे तो आप एक इसकी लिस्ट बना सकते हैं, ईयर, मेन रीजन फॉर रिवोल्टिंग और मेजर लीडर्स इन्वॉल्व, या इसका कोई रिजल्ट है कि कोई ट्रीटी साइन हो गई है या उनके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया इसके लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है पार्टली। बट ईयर और मेजर लीडर का नाम और जो जगह है जहां से वो कर रहे हैं, जहाँ उनका बेस है, ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिए ही रखिए, है ना। ऑलराइट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। अब एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब आपको एक लाइन वाइज ने टाइमलाइन की तरह अरेंज करना है, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, बट ये जरूर याद रखिए जैसे कि इसमें भी अर्लियर टू लेटर, कभी कभी लेटर टू अर्लियर हो सकता है। सिमिलरली लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्लियर मतलब जो पहले हुआ उससे बाद में जो हुआ उस तरीके से आपको अरेंज करना है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो बाद में हुआ फिर जो पहले हुआ, तो उस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, बट दिस इज अर्लियर टू लेटर। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, सी राजा गोपालचारी फॉर्मूला हो गया, राजाजी फॉर्मूला, शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया, लाहौर सेशन हो गया, डायरेक्ट एक्शन डे, है ना, लाहौर रिजोल्यूशन फॉर पाकिस्तान, बंगाल पार्टीशन, कांग्रेस का स्प्लिट, है ना, माउंटबेटन प्लान, डायरेक्ट एक्शन डे। There are so many important things in this, or the Minto Morley reforms, the Montego-Pensford reforms, all right, the Government of India Act 1935 हुआ था वही, और कांग्रेस का स्प्लिट। तो देर आर सो मेनी थिंग्स थ्रू आउट, है ना। तो जो इवेंट्स हुए हैं इन द कोर्स ऑफ अटेनिंग फ्रीडम, ओके, तो उसमें आपको सबके ईयर्स याद होने चाहिए वंस अगेन, ठीक है। आपको वो पता होना चाहिए कि ये क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, उसमें मेजर लीडर्स कौन से इन्वॉल्व है, वो प्लान क्या था, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या मेजर पॉइंटर्स थे कि भाई ऐसा 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 डिवाइड होना चाहिए। माउंटबेटन प्लान क्या था, उसमें मेजर जो लॉर्ड या वाइसरॉय है वो कौन थे इन्वॉल्व, ठीक है, वो क्या उन्होंने प्लान प्रपोज किया था, और इंडियंस का उस पर क्या रिएक्शन था, कौन से मेजर लीडर्स थे जो उसको अगेंस्ट में थे, है ना। तो उसी तरीके से, या शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई, जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं या जितनी भी आपको पढ़ाई गई है, उन सबका एटलीस्ट आपको ईयर तो याद होना ही चाहिए, पता होना चाहिए पहले क्या हुआ। लेकिन आप मॉडर्न इंडिया को स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल पार्टीशन, okay, to the partition of entire India between, I mean, formation of two nations like India and Pakistan, so वो throughout जो है ना, बंगाल पार्टीशन हुआ, फिर ये हुआ, नॉन कॉपरेशन भी आया बीच में अगेंस्ट में आने के, तो जितना भी कुछ हुआ है, कांग्रेस में स्प्लिट आया है, जो भी उस वो जो थ्रू आउट है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको याद करने की भी ये जरूरत नहीं रहेगी कि क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ, बट हाँ ईयर्स याद करने की जरूरत रहेगी, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है जो पास पास की चीजें हैं। बट अगर इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें ईयर नहीं पूछा है, बस इतना पूछा है क्या पहले हुआ, तो ये बहुत ईजी है। तो जब आप थ्रू आउट पढ़ेंगे कि क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान आया, क्लेमेंटली टॉक्स हुए, माउंटबेटन प्लान आया, वेरियस प्लान्स आए, है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुए, नॉन कॉपरेशन कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस हुआ, गांधी जिन्ना टॉक्स, है ना, पूना पैक्ट, राजा गोपालचारी फॉर्मूला, है ना, लियाकत पैक्ट जो है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, तो जब आप पढ़ेंगे तो इजीली आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। वेट, तो इसका आंसर है ए। ओके, I mean, I'm basically telling the background of these questions and discussing the question paper. Answers तो आपके पास भी होंगे आराम से, but still like the answer of this question is A. So E यानी कि लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले है, then A गांधी जिन्ना टॉक्स, then B शिमला कॉन्फ्रेंस, then C this is arrival of cabinet mission plan, and D that is direct action.
और इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी पता चलता है कि किन किन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ऐसा इससे ये भी हो जाएगा कि क्या चीज आपको नहीं छोड़नी, कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मॉडर्न इंडिया इज ऑल अबाउट एक्ट्स, जो भी रिफॉर्म्स आए, जो भी नेशनल मूवमेंट हुए, है ना, जितने भी रिएक्शन और जितनी भी अपराइजिंग हुई, जितने भी लोगों ने रिवोल्ट करे, ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड ऑल द other revolts, peasant revolt, working class movements. It's about the revolutionaries who took to extremist ways like Bhagat Singh, Sukhdev and all the others, है ना, जो भी उन्होंने फॉर्म करे। और बाकी women organizations very important, and this B.R. Ambedkar is very important. All the lower caste movements are very important. E.V. Ramaswamy Naicker is very important, and other than that, reform movements are very important when it comes to entrances. All the reform movements, all right, जो भी 19th century and early 20th century में हुए हैं. Going forward, arrange the following events in chronological order from earlier to later. Again, home rule movement हो गया, Kells Road reforms हो गए, Roll attack, Lucknow pact, जलियांवाला बाग मैसेकर, तो इन सबको आपको chronological order में आप तभी अरेंज करेंगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू आउट फ्रॉम बंगाल पार्टीशन 1905 से लेके 1947 में जो पार्टीशन हुआ है कंट्री का, तब तक का आपको जितने भी तरीके से चीजें हुई हैं, जो भी हुआ है उसके अगेंस्ट में, उनके साथ, वो सबको आप जब ढंग से पढ़ेंगे थ्रू आउट उस हिस्ट्री को, कि कब नॉन कॉपरेशन आया, कब कौन सा प्लान आया, कब ब्रिटिशर्स ने क्या रिएक्शन दिया, कब कौन सा सेशन हुआ, कंप्लीट फ्रीडम कौन सा सेशन में अनाउंस हुआ, लॉ सेशन एंड ऑल दैट. So you have to read that entire history in a chronological way. तो आप ऐसे सोर्स से पढ़िए जिसमें वो एक chronological way में दिया गया हो. All right, and those who will be taking up my batch, I will be teaching it in a very chronological manner कि अगर आप एक बार को ईयर भूल भी जाएं तो आप इस तरीके का क्वेश्चन फिर भी सॉल्व कर पाए, कि आपको बेसिक तो पता होगा कि भाई ये तो इसके बाद भी पढ़ा है. ओके, अगेन chronological order, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर केस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. फाउंडेशन ऑफ HSRA, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, these were the part who were the revolutionaries who thought कि भाई ऐसे कुछ नहीं होगा, moderate methods, you have to be you have to adopt to some violent ways sometimes. तो ये सब है. स्वराज पार्टी, armed raid on the armory at Chittagong, ठीक है, तो ये सब इसमें सुभाष चंद्र बोस वाज वेरी एक्टिव. सो ये सब जो चीजें है ना, ये भी इंपॉर्टेंट. दिस कम्स अंडर द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, मतलब ऑल द रिवॉल्यूशनरीज that participated in the national movement, but they adopted some strict paths, they adopted some aggressive policies rather than being passive, they adopted some extremist policies rather than being moderate. So they switched to violence sometimes, so because that was their way, that they thought that this is how they will attain freedom. They didn't had faith in the administration of the British, and that was somewhere true. So इनका जो पूरा एक चैप्टर है रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. इसमें गदर मूवमेंट आता है, आर्मरी रेड ऑफ चित्तगोंग वाला आता है, दैट आर्म रेड. उसके अलावा जो भी सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी है उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, हाउ दे वेंट ऑन. स्वराज पार्टी, बाकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह के बारे में है ना. तो वो सब आपको पता होना चाहिए. ऑलराइट, फाउंडर्स एसोसिएशन है ना. तो ये सब जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुई है कि भाई ट्रेन को, लाइक काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में एक ट्रेन को उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया है, लूटपाट हुई एंड ऑल दैट. तो इस तरीके की जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी टू रेज आर्म्ड रेबेलियन एंड अ बैनर ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो दैट एंटायर चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंसेस. तो आप पढ़िए बिल्कुल अच्छे से, इन सबका रोल जो है वो जरूर पढ़िएगा. ऑलरेडी मैंने आपको 4-5 तो बता ही दिए हैं, है ना. I will be teaching these very carefully, very meticulously, very cautiously, because I hope nothing is left, because these topics are very important. Going further, अब देखिए Wood's Dispatch on Education, Hunter Education Commission, Sadler University Commission, Sargent Plan of Education. इनका क्या है, मैचिंग करनी है उनके ईयर से, है ना. So what is equally important is
1854 में क्या वही मतलब देखिए जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी शुरू में, जो भी उन्होंने मकॉलेज माइन्यूट ऑन एजुकेशन दैट केम अप, उसके बाद जो भी कमीशन बिठाए गए कि भाई क्या करना चाहिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच हुआ, जो एजुकेशन पे उनके जो व्यूज हैं वो उसमें दिए गए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इनिशियली आप पढ़ेंगे, है ना। वंस द ब्रिटिशर्स कैप्चर द कंट्री, ओके, उसके बाद उन्होंने वेरियस आर्मी से रिलेटेड, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, और भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स को लेकर आए, बहुत सारी कमीशन उन्होंने बिठाई, बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज करी, बहुत सारे रिफॉर्म्स वो लेके आना चाहते थे, बहुत सारे चेंजेस वो लेके आना चाहते थे। तो इसके ऊपर सब कुछ है, तो सिविल सर्विसेज के बारे में, पुलिस के बारे में, आर्मी के बारे में और एजुकेशन। तो ये जो चार हैं, एंड ऑल्सो द प्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने प्रेस से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट लेके आए, बहुत उन्होंने सेंसर भी करने की कोशिश करी प्रेस को कि भाई ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं दिखा सकते हैं, यू कैन नॉट ब्रिंग इनटू लाइट, यू कैन नॉट राइट दिस, द बैंड, देयर आर सेवरल न्यूज़पेपर्स दे बैंड। फिर भी रिवॉल्यूशनरीज ने जो है अपने न्यूज़पेपर चलाए, दे वेंट ऑन, ओके। सो एजुकेशन पे या किसी भी, ये जो मैंने आपको चार पांच टॉपिक, पुलिस, आर्मी एंड एजुकेशन एंड प्रेस, है ना, सिविल सर्विसेज, तो इनके ऊपर जो इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स जो इंट्रोड्यूस करे हैं, डिफरेंट कमीशंस जो उन्होंने बिठाई हैं, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने तरीके जो अपनाए हैं, तो उनको जो भी हैं, जितने भी हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये 5 एरियाज में जो भी ब्रिटिशर्स ने चेंजेस या रिफॉर्म्स या ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, you should remember them कि वो क्या है, और you should also remember their date कि कब हुए ये। तो सिमिलरली जब आप ये पता रखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो है ये कब हुए थे। ये आंसर आप आराम से देख पाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बिल्कुल ही between the pages, you will only get reading through the lines, between the lines. This is very simple. जब आप मॉडर्न हिस्ट्री उठाएंगे तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ए। ऑलराइट, हाँ। तो अब ये देखिए नाना साहिब, तो जब आप कुछ चीजें, जब आप किसी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको साफ पता चल जाएगा कि किस तरह की क्वेश्चन है या किस टॉपिक से आया है ये क्वेश्चन। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, नाना साहिब, हजरत महल, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तो इनके एरियाज दे कहाँ एक्टिव थे, तो कौन से रिवोल्ट में सारे रूलर्स बहुत एक्टिव थे? रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी ऑनेस्टली टेलिंग, रिवोल्ट ऑफ 1857 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक तरीके का क्वेश्चन है, और जनरली वही आता है, जितने भी एंट्रेंस देखे गए उनमें मेजरली वही क्वेश्चन होता है कि कौन से जो लीडर हैं, जो भी 6-7 है मेजर मेजर, वो कौन से एरिया में एक्टिव थे। दूसरा क्वेश्चन, कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल ने या कौन से वॉइस रॉय ने या किसने उनको जो है उनको क्रश करने के लिए कौन सा जो है ऑफिसर वो रिस्पॉन्सिबल है, जो भी एक है या दो है या तीन है, उनके नाम, और किस एरिया में कौन सा इंडियन लीडर जो है वो एक्टिव है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उससे आप जो है आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इसका जो आंसर है वो डी है ना, डी, फोर्थ वाला, आई मीन ए का 3, ए का मतलब थर्ड वाला कानपुर, नाना साहिब कानपुर, हजरत महल ऑब्वियसली पता होगा लखनऊ, ठीक है, कुंवर सिंह बिहार में थे और खान बहादुर खान कानपुर में थे। अगेन एजर्शन एंड रीजनिंग की क्वेश्चन आ गए। द मॉडरेट्स, मॉडरेट आपको पता है कांग्रेस स्प्लिट हुई थी तो किन के बीच में हुई थी? सूरत स्प्लिट जो हुआ था 1907 में, वो हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, क्योंकि मॉडरेट्स को लगता था कि हमें स्वदेशी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेना चाहिए क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो हमें फ्रीडम दे देंगे, धीरे धीरे वो अपनी पॉलिसी थोड़ा सा ठीक करेंगे तो हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन में फेथ है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि ये सब उनकी जो है वो चाल है और वो ये इस तरीके से हमें मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं कि अपना मूवमेंट भी कॉल ऑफ कर दें, सारा शांति वांति हो जाए और उसके बाद हमको टाटा बाय बाय कह देंगे, और कोई हमको कोई वो लोग ऐसा राइट नहीं देंगे और हमारी डिमांड जो है वो कभी पूरी नहीं होंगी और वो कुछ नहीं करेंगे बेसिकली, है ना। दैट्स व्हाट एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स। तो द मॉडरेट्स एडॉप्टेड लिबरल मेथड्स। उन्होंने क्यों लिबरल मेथड, कि भाई पिटीशन साइन कर दो या फाइल कर दो, सॉरी पिटीशन फाइल कर दो या उनको रिक्वेस्ट कर लो, ये दे प्रेयर्स एंड आस्किंग देम कि भाई कर दीजिए, ऐसा नहीं है, टॉकिंग एंड डिस्कसिंग थिंग्स, so that these were the liberal methods used by moderates, which अगर आप
बहुत नॉर्मली आप पढ़ा है आपने मॉडर्न हिस्ट्री को, बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो भी ये बात आपको पता होगी। तो क्यों, इसका रीजन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द मॉडरेट्स हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, दैट्स ट्रू। ओके, कि उनको था कि भाई ये दे देंगे, उनको फेथ था ब्रिटिश के उसमें, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें। So both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Next question. Again, assertion and reasoning. The colonial economic policies led to poverty and unemployment. अब देखिए जो उनकी इकोनॉमिक, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि उनके जो एक्ट्स हैं प्रेस को लेके, पुलिस को लेके, आर्मी को लेके, सिविल सर्विसेज को लेके, एजुकेशन को लेके, इसमें तो उन्होंने बहुत ही सारे एक्ट्स, और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे इंट्रोड्यूस करे थे, चेंजेस, रिफॉर्म्स कह लो, ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, एक्ट्स कह लो, जो भी है, तो वो उनके बारे में आपको पता चाहिए। एक होता है कि जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी इंडिया को लेकर, दैट इम्पवरिश इंडिया लाइक एनीथिंग, इम्पवरिश द कंट्री, सारे रॉ मटेरियल वो यहाँ से लेते थे, फिर फिनिश गुड्स बनने के बाद यही बेच लेते थे, तो जो भी है, तो उससे बहुत ज्यादा उन्होंने, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है इसको, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ, की लाइक पूरी वेल्थ ही चली गई इंडिया की, पूरा उन्होंने एकदम अनएम्प्लॉयमेंट ला दिया। सो द कॉलोनी, इसके ऊपर भी पूरा एक चैप्टर है, तो आप वो पढ़िएगा जरूर। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and they led to poverty and unemployment in India. It encouraged drain of wealth and deindustrialization in India already. Okay, this is totally correct. All right, so this is both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. The British residents in India protested against Ilbert Bill. ठीक है, the bill proposed to establish social equality in the administration of justice. This is true. Both A and R are correct. ठीक है, and R is the correct explanation of A. Ilbert bill के बारे में आपको पता होगा कि मतलब जो it allowed the senior magistrate of India, senior Indian magistrate, to preside over cases that involved British subjects living in India. तो उनके केस में जो है, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स होते हैं उनके केस में, जो इवन जो इंडियन मजिस्ट्रेट है, चाहे वो कितने भी सीनियर हैं, कितने भी लर्नेड है, उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि भाई आप इनके केस को आप डील नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं आप उन्हें। तो इस सब को हटाने के लिए, थोड़ा सा और इक्वालिटी लाने के लिए इल्बर्ट बिल प्रपोज किया गया कि भाई दे शुड बी अलाउड टू डू सो, दे शुड बी अलाउड टू to just preside over cases that involve British subjects. So this is true, like both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Who was the first governor general of Bengal? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा, है ना। First governor general of Bengal, it was Warren Hastings. Yeah. Pearl Harbor, an American naval and air force base was attacked. अब देखिए ये हमें पहला क्वेश्चन जो है हमें वर्ल्ड हिस्ट्री से मिला है ना, कि पर्ल हार्बर, अब तक कोई भी वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं था, है ना। तो जो सीयूईटी लास्ट जो पेपर था अभी तक जो हमने देखा है इस पेपर में, वो देखा है कि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चंस हैं, पर बहुत ही कम, पहला ही क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन हम ले चुके हैं। तो पर्ल हार्बर अमेरिकन नेवल एंड एयरफोर्स बेस वाज अटैक्ड बाय, तो अमेरिकन नेवल एयरफोर्स बेस था ये पर्ल हार्बर, इसको नहीं पता तो बता देती हूँ। और जो है ये अटैक किया गया था बाय द जापानीज आर्मी, ठीक है। इसकी वजह से, इससे पहले तक, इस अटैक से पहले तक जो है यूएस जो है वो न्यूट्रल था। उसके बाद ये मतलब काइंड ऑफ दिस बिकेम अ बैकग्राउंड टू देयर एंट्री इनटू द वर्ल्ड वॉर 2। ओके, यूएस की एंट्री मतलब, तो जापान ने किया था, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, इट वाज अटैक्ड बाय जापान। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी बेसिक, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कभी कुछ, तो उसमें भी आपने पढ़ ही लिया होगा। ये टीचर्स भी बोलते होंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में स्टडीइंग एंशिएंट इंडिया, इवन मॉडर्न इंडिया में बहुत जिक्र आता है इसका। Who laid the foundation of the Asiatic Society of Bengal in 1784? It was Sir William Jones. Everybody knows, to translate all the text and scripture जो भी मतलब उनके हैं, तो उनको translate करवाने में various languages में, तो उनका काफी योगदान रहा है to understand the culture of their subjects more. But it was not done कि भाई उन्हें बहुत interest है, but it was done so that these people can be ruled better once you understand their history and their culture. Okay, who translated the Gita and Hitopadesha into English? Okay, it was Charles Wilkins. उसी translation का जो translate करवा रहे थे, इसी का part थे ये Charles Wilkins, इन्होंने translate करी थी English में, so that they can also understand what is written in their text, in their epics, in their scriptures, in their revered books.
Who sent an expedition of Indian troops to Egypt against to fight against Napoleon? It was Wellesley. उन्होंने भेजा था. ये simple से बहुत factual question है. There is no background to these. हाँ. So the who was the first Indian to be elected to the leadership of the Communist International? जब आप modern history पढ़ेंगे तो उसमें again एक बहुत different सा topic है communist के बारे में, है ना? तो जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, दैट वाज फाउंडेड इवन बाय एमएन रॉय एंड ही वाज द फर्स्ट लीडर टू बी इलेक्टेड इन द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल. द बैच इन व्हिच आई विल बी टीचिंग, तो एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ाऊंगी या पढ़ाती हूँ, या मुझे लगता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कम्युनिज्म वाला, क्योंकि उस टाइम में जो भी कम्युनिस्ट थे या जो भी जिसने भी उन्हें ज्वाइन करा है, जो भी उनके इश्यूज आए एंड द बॉम्बे प्लान एंड एवरीथिंग, तो आई फील दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड सी उसमें एक क्वेश्चन भी पिछली बार आ गया है, सो एमएन रॉय इज द करेक्ट आंसर. तो इसको आप पढ़ सकते हैं द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बारे में एंड हु ऑल वर इन्वॉल्व्ड इन इट, वेरियस नेम्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स. हु अचीव्ड martyrdom after a long epic fast in jail? Okay, it was Jatin Das. Okay, which session of the Congress passed resolution on fundamental rights and economic policy? Okay, तो जितने भी आपके कांग्रेस सेशन है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जितने भी सेशंस हैं, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, पता होना चाहिए कहाँ पे हुई थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका ईयर पता होना चाहिए, और उसमें कोई मेजर डिसीजन लिया गया है या उनमें क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए. तो सारे, मैं तो कहूंगी सारे सेशंस की लिस्ट बना लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसमें ये मेजर लिया गया. सो दिस इज हाउ यू शुड क्रिएट अ फ्लो चार्ट, और उसको तो बिल्कुल लगा लीजिए अपने रूम में और उसको रेडी पढ़िए. मेरा यही विचार है. उससे आपको अच्छे से यू विल गेट थ्रू इट, आई मीन यू विल गो थ्रू इट, you will have that in your mind, so whenever you answer the question, because session से related बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये किस ईयर में हुआ था, ये किस में पास हुआ था, लाइक कंप्लीट फ्रीडम कौन से सेशन में अनाउंस किया गया था, ये वाला सेशन कहाँ हुआ था, कौन से सेशन में, मतलब कि ये वाला डिसीजन लिया गया था, लाहौर सेशन में, कराची सेशन, जैसे ये क्वेश्चन है. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कराची सेशन. A national planning committee was set up under the chairmanship of नेशनल प्लानिंग कमिटी. ये किसके अंडर चेयरमैनशिप में? जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में प्लान की गई थी, मतलब सेटअप की गई थी. तो ये भी सिंपल से ही क्वेश्चन है. सो इन विच ईयर वाज FICCI सेटअप? ठीक है, FICCI जिन्हें पता नहीं है मैं बता देती हूँ, वाज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, इट वाज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि मतलब GD बिरला ने और पुरुषोत्तम ठाकुरदास ने महात्मा गांधी के कहने पर जो है एस्टैब्लिश करी थी. एंड इट इज नॉन प्रॉफिटेबल आल्सो, लाइक इसमें बहुत सारी कंपनीज जो है इसका पार्ट है. तो ये 1927 में की गई थी. तो ये थोड़ा सा जो मतलब जो कैपिटलिस्ट रहे हैं उनका भी काइंड ऑफ रोल रहा है नेशनल मूवमेंट में समवेयर, तो थोड़ा बहुत तो ये उसका पार्ट है ना. ऑल इंडिया किसान सभा AIKS वाज फॉर्म्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ. ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा, आज भी जो भी हमारे प्रोटेस्ट होते हैं AIKS भी इनिशिएट करते हैं, जो भी है वो प्रेजेंस के लिए, जो भी फार्मर्स हैं उनके लिए काफी सपोर्ट में आते हैं. तो दैट वाज फॉर्म्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ शाहजानंद सरस्वती, है ना. याद रखेंगे AIKS यही है, मतलब इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे. लाइक डेफिनेटली यू शुड रीड अबाउट द ऑल इंडिया किसान सभा एंड any of the movement related to the farmers and peasants and working class and women and the lower caste is very important throughout modern history. तो इस बात को तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए. तो जो भी आपको मूवमेंट दिखाई देते हैं सबको पढ़िए, उनके लीडर के नाम, उनकी डेट, उनका मेन मोटिव और उससे क्या रिजल्ट निकला. ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1927. इट वाज फाउंडेड. ठीक है, तो ये थी एक कॉन्ग्लोमरेशन थी, मतलब एक पूरा एक क्लब हो गए जो प्रिंसली स्टेट्स थे वेरियस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, एंड दे डिमांडेड कि भाई कांग्रेस उनको सपोर्ट करे इन व्हिचएवर वे दे आर बीइंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज. प्रिंसली स्टेट्स होते थे, ये तो आपको पता ही होगा. तो इनिशियली कांग्रेस ने उनको सपोर्ट दिया था, बाद में दे ऑल पार्टली वो लोग कांग्रेस में ही एंजॉइन हो गए थे. तो इन 1927 में इट वाज फाउंडेड. ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, अ पार्ट ऑफ ये सब आप तब पढ़ेंगे. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स आप पढ़ेंगे कि जो भी मतलब लोअर कास्ट के मूवमेंट्स रहे हैं उनमें कौन सा मूवमेंट रहा है. और इवन यू कैन आल्सो रीड एज अ मूवमेंट, मतलब जब रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ाए जाते हैं तब भी ये पढ़ाया दिया जाता है कभी कभी. तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इमर्ज इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर EV रामास्वामी नायकर, जो कि मैंने अभी बताया वर्किंग क्लास मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट
फार्मर्स का मूवमेंट, विमेन का मूवमेंट, लोअर कास्ट का मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. सो सिमिलरली सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईवी रामास्वामी नायकर, ऑल्सो नोन एज पेरियार, वाज अ लीडर ऑफ दिस मूवमेंट. Boston Tea Party was associated with the Boston Tea Party जो थी वो किससे एसोसिएटेड थी? It was associated with the American War of Independence. एक और मतलब तीसरा क्वेश्चन शायद हमें मिला है वर्ल्ड हिस्ट्री से अब तक, जस्ट 3, तो काफी कम वेटेज रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का अब तक के पेपर में जो हमने एनालाइज किया है. ठीक है. बॉस्टन टी पार्टी क्या थी कि भाई ये थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाइना से जो है के थ्रू जो है टी लेकर, टी एक्ट के अगेंस्ट थी, मतलब वो कि जो कि ये कहता है कि भाई जो इट अलाउज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल टी फ्रॉम चाइना टू द दिस अमेरिकन कॉलोनीज. तो वो उसको अपोज करने में था जो बॉस्टन टी पार्टी था, इसी से रिलेटेड था. आई मीन इट वाज रिलेटेड टू द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑफ कोर्स आर्य समाज जो है वो किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? आर्य समाज ये ना मेजर फिगर एसोसिएटेड विद इट वाज दयानंद सरस्वती, है ना, जिन्होंने वीडियो रीमैरिज एक्ट भी जो है पास करवाने में बहुत योगदान दिया है अपना, है ना. तो ये जितने भी हैं ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट और जो है जितने भी हैं ये, है ना, और इसके साथ जितने भी मूवमेंट एसोसिएटेड ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड जो भी है, राजा राम मोहन रॉय है ना, तो ये सब आपको मेजर फिगर्स इनके याद रखने हैं. और ये किस ईयर में एस्टैब्लिश हुए थे ये आपको याद रखना है. मैंने पहले भी बताया था रिफॉर्म मूवमेंट जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है. 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं आपको सब याद रखने हैं. ऑलराइट. प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, ऑल दिस. सो आर्य समाज वाज इन 1885. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885. ऑलराइट. तो ये जो था ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था. ओके. या सॉरी 1875. Yeah, was mistake. I just saw this. It was established in 1875. ओके. तो ये जो था ये इसका फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का. आई मीन इस क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट था ये. इसमें बाकी भी क्वेश्चंस हैं, है ना. इसमें अराउंड 37 क्वेश्चंस और हैं जो कि मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी. तो जो ये पार्ट देखा है जिन्होंने पूरा, वो मेरा नेक्स्ट पार्ट भी देखें, जिससे आपको पूरा थ्रू आउट जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, मतलब बाकी जनरल क्वेश्चन है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, तो उनसे अलग जितने भी मतलब आपको हिस्ट्री का इंटरेस्ट देना है तो 75 क्वेश्चन हिस्ट्री के आने वाले हैं, जो कि मतलब अब तक का पेपर पैटर्न रहा सीयूईटी में. तो बाकी के 37 क्वेश्चन जो है वो मैं अपने इसके पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी. ये पार्ट 1 था इस वीडियो का. पार्ट 2 में बाकी सारे क्वेश्चंस एनालाइज करूंगी, उनसे जो टॉपिक निकल के आते हैं वो बताऊंगी. तो आप प्लीज उस वीडियो को भी देखिएगा, वो आपके हेल्प के लिए होगी. एंड अदर देन दैट ये तो आप यूट्यूब चैनल पे देख ही रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब किए हुए ही होंगे जनरली, बट आप ऑल्सो यू शुड सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल. उसको ज्वाइन कीजिए. उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको आप ज्वाइन, उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें बहुत सारे लोग हैं जो भी हिस्ट्री से मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द प्रेस्टिजियस इंटर यूनिवर्सिटी. सो यू शुड डेफिनेटली join our telegram channel. There are so many aspirants who have already joined it. We put up all the information there regarding the dates, regarding any information that comes from NTA or any other specific update. तो आपको सबसे पहले वो वहीं पे अपडेट कर दिया जाएगा. आपको बार बार वेबसाइट खोल के स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम भी सेव होगा. और आपको कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए हम वेबिनार्स कंडक्ट करवाते हैं, है ना. तो उन वेबिनार्स को अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है कि एक गूगल फॉर्म फिल करना है. उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये गूगल फॉर्म आप फिल करिए, उसमें आपको बेसिक डिटेल्स होंगे. तो अगर कोई भी वेबिनार हम कंडक्ट करेंगे, जब भी करेंगे डेफिनेटली, तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको भेज दिया जाएगा. आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि भाई हमारा वेबिनार जो है वो इस डेट में इस टाइम पे है, और उसका वेबिनार को ज्वाइन करने का लिंक ये है, या जूम पे होगा तो उसका पासवर्ड ये है, जो भी फर्दर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं. तो उसमें आपको कोई भी सवाल है एंट्रेंस को लेके, प्रिपरेशन को लेके, या बेसिक है कुछ की भाई, या पेपर पैटर्न को लेके, है ना, या किसी डेट को लेके, या किसी अपडेट को लेके, तो वो सारी क्वेरीज वहां पे आपकी सॉर्ट की जाएंगी. विल बी टेकिंग दैट एंड दैट इज फॉर एवरीबडी. दैट इज नॉट ओनली फॉर द पीपल हु विल बी टेकिंग अप माय बैच. तो ये आप ही के को गाइड करने के लिए है, आप ही को सपोर्ट करने के लिए है ये सारे वेबिनार जो हम कंडक्ट करेंगे. तो उसको जरूर आप जो है ज्वाइन करिएगा.
और उनको ज्वाइन करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा आराम से डिस्क्रिप्शन में। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको वैसे भी क्विज हम उस पर डालते रहते हैं, या कोई फर्दर अपडेट तो उस पर सारी डलती रहती है, या कोई नई वीडियो आती है तो सबसे पहले उस पर डाली जाती है। तो वो भी आप मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, क्योंकि वो चैनल बेसिकली हिस्ट्री एस्पायरेंट्स के लिए है, तो वो भी उस पर डलती रहेंगी। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए, और हमारे वेबिनार्स को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, तो आपको कोई भी क्वेरी होगा तो वहां सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए, एंड आई होप यू ऑल विल बी गेटिंग इनटू सम ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन व्हिच यू ड्रीम टू बी है। थैंक यू।